हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सक्सेस स्टोरी सेशन के इस नए एपिसोड में, जहां पर आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं अंकित कुमार जी, जिनका रैंक 127 आया है ईओए 2023 एग्जामिनेशन में। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर। अंकित, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरी एडुटैप टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भाई आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और फाइनली आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर बन गए हैं। थैंक यू सो मच सर। तो अंकित, कैसा है पूरा जो फीलिंग आपको आया है सिलेक्शन के बाद? ये क्या ये सिंक इन हुआ है अब आपके अंदर अभी, है अभी भी सेलिब्रेशन चल रहा है? अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है सर। मैं रियल बताऊं तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। जैसा मतलब सोसाइटी से अप्रिशिएशन मिल रहा है, मेरे ऑफिस से अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है। तो वो अभी टाइम लगेगा आई थिंक। राइट राइट। अंकित, मैं थोड़ा सा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपके बारे में बताना चाहूंगा कि अंकित जो है एक बहुत ही मेहनती इंसान है। 2015 में डिप्लोमा करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने जो है जॉब स्टार्ट कर दी। इनका एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई हुआ, इन्होंने जो है एलडीसी पोस्ट पे ज्वाइन किया और उसके पैरेलल इन्होंने इग्नू से बीए पॉलिटिकल साइंस भी की। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि यूपीएससी का जो चस्का है वो लग जाए तो बहुत खतरनाक है, तो इनको भी यूपीएससी का चस्का लग गया। इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यूपीएससी को डील भी किया। नो डाउट इनको सक्सेस वहाँ पर नहीं मिली, बट वो प्रिपरेशन इनकी बहुत यूटिलाइज हुई ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में। एंड दोस्तों, अंकित के बारे में आपको ये भी बता दूं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी प्रिपरेशन के लिए। तो आपके सामने आज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसको आप अपना एक जो है मोटिवेटिंग फैक्टर बना सकते हैं। इस पर्सन से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं और आप इसलिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। अंकित, हम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। यस। ठीक है, हल्का सा मैं जानना चाहूंगा उन दिनों के बारे में जब आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और लाइफ स्टेबल नहीं चल रही थी, लाइफ में काफी दिक्कतें थी। तो क्या फेस था अंकित वो? मैंने 2015 में डिप्लोमा पास आउट किया था। उसके बाद मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज था कि मुझे एक जॉब करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और एट द सेम टाइम मेरे पास मेरा एक ड्रीम था कि मुझे यूपीएससी भी करना है। तो पहला तो टारगेट था जॉब करना, तो उसके लिए मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उसकी तैयारी करता था। तो लकली एसएससी जो है सीएचएसएल मेरा निकला है, सीजीएल नहीं निकला है। उस समय तक मैं ग्रेजुएट भी नहीं था। ओके। ओके था, तो 2016 का मैंने फॉर्म भरा था। 2018 में मेरा लकली जॉब लग गया था एज ए एलडीसी, और 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो वो फेज तो मेरे लिए था कि पहले मेरे को जॉब लेना है। यूपीएससी सेकेंडरी था, पर मैं उसकी भी तैयारी करता था। बट पर जो रियल प्रिपरेशन है, मतलब मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रियल प्रिपरेशन मेरी जॉब लगने के बाद ही चालू हुई, और वहीं से सारा का सारा जो है स्ट्रगल मेरा चालू हुआ था। अंकित, आपने ना जो तैयारी करी वो जॉब के साथ करी है हमेशा, मतलब आप हमेशा जी। एक जॉब करते रहे और आपने जॉब के साथ जो है अपनी मेहनत को अंजाम दिया। तो ये राइट। बहुत मुश्किल होता है अंकित, मतलब आसान नहीं होता है कि भाई आप जो है दिन भर काम भी कर रहे हैं और शाम को आके आपने पढ़ना भी है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी आपके ऊपर, है ना? तो किस राइट। तरीके से आप ये सारी चीजें बैलेंस करते थे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार ये चीजें संभालना, और काफी बच्चे इसको एक्सक्यूज बना लेते हैं अपना। बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मतलब ऑफिस का काम भी करना है, घर जाके खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी देखनी है। और फिर तो मुझे लगता है कि मैंने काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं इसके लिए। जैसे मैं घर नहीं जाता था, एक साल डेढ़ साल में एक बार में जाता था। उसके अलावा लंच टाइम है, तो लंच टाइम को भी मैं अच्छे से यूटिलाइज करता था कि अगर 15 मिनट में खा रहा हूँ तो वो भी मैं कोई वीडियो या फिर कुछ देख के खा रहा हूँ कि वो भी यूटिलाइज हो। उसके बाद बाकी लोग घूमते थे बाहर जाके या फिर बातें करते थे, तो मैं सोशल इंटरेक्शन भी मेरा कम ही होता था ऑफिस में, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बात करेंगे तो भी टाइम वेस्ट होगा। तो कुछ लोगों से ही मैं बना के रखता था मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये करता था। उसके अलावा काम को भी लेके मैं ऐसा करता था कि काम को मैं क्या करता था, इनिशियली मेरे पास ये काम है तो मेरे को लगता था कि कैसे इस काम, अगर ये 4 घंटे का काम है तो कैसे मैं इसको 2 घंटे में कर सकता हूँ। तो मैंने इनिशियली बहुत मेहनत की है काम को समझने के लिए और उसको उसके टाइम को कम करने के लिए, कि जो भी टाइम बच पाए उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं पढ़ाई के लिए। और फिर बहुत मैं बढ़िया। घूमने भी नहीं जाता था, मतलब कहीं दोस्तों के साथ, या ये कि मेरे को लगता था कि एक दिन आज घूमने जाएंगे तो थक जाऊंगा, फिर 2 दिन और पढ़ाई नहीं होगी, 3 दिन बर्बाद हो जाएगा। तो वो, तो ये सारी चीजें हैं आई गेस। और वो जो छोटी छोटी चीजें थी उनको आपने मतलब सेक्रीफाइस करके जो है गोल हासिल किया है। राइट। एंड आजकल क्या होता है कि एक मोबाइल के बजने पे हम जो है निकल जाते हैं दोस्तों के साथ और फिर कितने जो है घंटे हम वेस्ट करके आते हैं हमें पता भी नहीं राइट। लगता। राइट। राइट। बहुत बढ़िया अंकित, ये मोटिवेशन आई कहाँ से? मतलब लोगों को सबको पता होता है कि हमें सिलेक्ट होने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, नो बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, बट लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और आपने इसको फॉलो किया है। तो हाँ, ये मतलब मोटिवेशन का सोर्स क्या था?
एक्चुअली मैं बताऊं तो पता नहीं क्यों मुझे, पर मुझे बचपन से ही था कि मुझे कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना है। जैसे 9th 10th में मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक था। उसके बाद फिर मैं मुझे आईआईटी भी करना था, बट आईआईटी भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने देखा कहीं कि जो आईआईटियंस है बड़े बड़े, वो भी जाके सिविल सर्विस ही निकालते हैं, तो मुझे राइट। लगा कि चलो आईआईटी नहीं सही तो मैं यूपीएससी करता हूँ, उससे भी बड़ा कुछ करता हूँ। तो उस समय आई थिंक कि बड़ा करना था, बस इतना ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए। मेरे लाइफ में वो बहुत ज्यादा डिजायर था कि मेरे को इस मतलब मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है। मैं चैलेंज लेना चाहता हूँ, पर मुझे रियलिटी का भी पता नहीं था कि मेरी रियलिटी क्या है, क्या मुझे वो लेना चाहिए कि नहीं। बट आई थिंक कि मुझे लगता है मैंने बड़े सपने देखे हैं, इसीलिए मैं यूपीएससी की तैयारी किया। बिकॉज जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, और मेरे लाइफ में बहुत सारे लेग पुलर्स भी हैं जो मुझे ये बताते थे हमेशा कि तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, कुछ छोटा मोटा करो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बट मुझे लगता है मैंने बड़ा सपना देखा, इसीलिए शायद मैं ये कर पाया, नहीं, बहुत अदरवाइज। बहुत बढ़िया है। बताऊँ क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में सही में आपने बिल्कुल सही बोला कि लेग पुलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब हमारी फैमिली कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो लोग हमें हमेशा ये बोलते हैं कि यार जल्दी से कोई जॉब ढूंढ ले ताकि अपने माँ बाप को सपोर्ट कर पाए, है ना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर पाए। उनको ये भी चाहिए होता है कि तो आप कमाना शुरू कर दो, और ये भी चाहिए होता है कि बहुत अच्छा भी ना कमाओ। मतलब समझ रहे हो? तो वो आपको हमेशा एक ऐसे सिचुएशन में देखना चाहते हैं जहाँ पे आपको उनकी जरूरत महसूस हो, आप उनसे हेल्प मांगो। बट अंकित, कहीं ना कहीं फैमिली कंडीशन ऐसी रही होंगी जिन्होंने आपको प्रेरित किया होगा, है ना, बहुत मेहनत करने के लिए। आपकी फैमिली में आपके लिए इंस्पिरेशन कौन थी कि भाई इनको मतलब लिए मुझे पढ़ना है, इनके लिए मुझे मेहनत करनी है? नो डाउट हमारे अपने लिए भी मेहनत होती है, बट फैमिली में ऐसा कौन सा जो है पर्सन था जिसको आप कहते थे कि यार इसके लिए मुझे बहुत पढ़ना है? आई थिंक मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, आई थिंक बचपन से ही उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, और मैंने देखा है कि जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किया है जिंदगी में, मेरी सेक्रीफाइसेस उनके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी मैंने किया है मैंने कंफर्ट में ही किया है, पर उन्होंने जो सफर किया है, उन्होंने सफरिंग में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। बचपन से कमियों के बीच, मतलब अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करके उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, हमें इस काबिल बनाया, हमें अपॉर्चुनिटीज दी। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी ग्रेट राइट फॉर माई राइट अंकित, पेरेंट्स। आपने बहुत बहुत सही बात बोली, क्योंकि ना मैंने मतलब बहुत बार ये देखा है कि जब बच्चे की सिलेक्शन नहीं हो रही होती ना, तो माँ बाप अगेन अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि यार हमारी ही किस्मत में कोई दिक्कत होगी कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब वो इतना अपने बच्चों को जो है पालते हैं, अच्छा उनके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। तो अंकित, जो जब आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस एग्जाम से आप ईओ एग्जाम की तरफ कैसे घुसे? कैसे आपको पता लगा कि भाई ईओ एग्जाम भी कोई है, इस एग्जाम को मुझे अप्रोच करना चाहिए, यूपीएससी के साथ कैसे मैनेज करना चाहिए? क्या आपका जो है प्लान था इनिशियल? तो मेरा तो एक ही गोल था कि मुझे सिविल सर्विस करनी है, उसके अलावा मेरे पास कोई सेकेंडरी गोल नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, मुझे लगता था एक जॉब तो है अभी, बेस तो एटलीस्ट है, इससे नीचे तो कहीं नहीं जाएंगे। तो सिविल सर्विस पे पूरा ध्यान देना है, तो मैंने तैयारी की 2018 से ही। 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा सिविल सर्विस प्रीलिम्स निकल गया, लकली 12 नंबर ज्यादा ही आए थे कट ऑफ से। बट मेंस बहुत खराब चला गया। आई वॉज लाइक सेटर्ड कि क्योंकि तैयारी नहीं थी, मुझे नहीं पता बिल्कुल। था, गाइडेंस नहीं था, मैंने पूरा फोकस प्रीलिम्स में कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने 2022 पूरा का पूरा मैंने अपने ऑप्शनल पे लगाया, जो कि पॉलिटिकल साइंस था। उसके बाद भी मुझे लगा कि आई एम नॉट, मतलब नहीं हो रहा है अच्छे से। फिर 2023 में एक फॉर्म आता है यूपीएससी का, ईपीएफओ का, और फिर मुझे लगा कि ऐसा कैसे चलेगा, अभी मैं यूडीसी ही हूँ, मतलब लेवल 4 पे हूँ, और ये सिविल सर्विस का कोई ठिकाना नहीं है। 32 साल तक जाते जाते मेरी एज भी खत्म हो जाएगी, मैं कोई जॉब के लिए भी तैयार नहीं रहूंगा, लाइक आई कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं ऐसे एग्जाम की जिसका सिलेक्शन रेश बहुत ज्यादा कम है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने फिर वो आपका लाइव सेशन जो है वो देखा, मैंने ज्वाइन किया, तो आपने वो वहाँ पे बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, बताया कि क्या क्या फायदे हैं। तो वो इतना ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे यही ईपीएफओ को एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। क्योंकि ये लेवल 8 की जॉब है, यूपीएससी देती है, उसमें सारा प्रोसेस होता है, और मैं अगर इस जॉब को निकाल लूँ तो एक बेस भी बन जाएगा, और इसके बिल्कुल। बाद में तैयारी कंटिन्यू भी कर सकता हूँ यूपीएससी की, और मैं गिरूंगा नहीं, मतलब अगर नहीं भी हुआ तो आई एम ओके विथ इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंकित, जब आपने पहली बार ईओ एग्जाम का सिलेबस देखा होगा, आपने इसके नोटिफिकेशन को जो है रीड किया होगा, तो आप थे यूपीएससी वाले बच्चे, है ना, मतलब जिसने यूपीएससी में जीएस पढ़ा होगा। तो जब आपने इसका सिलेबस देखा तो आपने प्लानिंग कैसे करी? मतलब मैं अगेन आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सिलेबस देख के या तो पीछे हट जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और उनका सवाल सबसे पहले यही होता है कि सर इतना सारा सिलेबस हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या ये लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर हो सकता है? तो मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली जानना चाहूंगा कि आप बताओ कि सिलेबस देखने के बाद हमें कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? मेरा तो सिंपल एक चीज सोचना है कि मेरे को पता है कि मेरा कंपटीशन किसके साथ है।
मुझे पता है आधा से ज्यादा सिलेबस तो सिविल सर्विस वाला है। और जो नॉन सिविल सर्विस एस्पायरेंट है वो अगर बैठ भी जाए इस एग्जाम के लिए तो उनके लिए कंपटीशन देना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है जीएस वाला, वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ भी पूछते हैं। तो जो बच गया जो पोर्शन है, मुझे उस पे ही सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो बाकी जो क्वेश्चन है लाइक अकाउंट्स है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स एकदम नए थे। तो मुझे पता है कि सबके लिए नए हैं। कोई ईपीएफओ का एग्जाम की तैयारी अलग से करता है नहीं। और जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट है वो प्योरली सिविल सर्विस एस्पायरेंट है। तो मेरा बिल्कुल कोई बिल्कुल। पहले से कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, सब नए कॉम्पिटिटर हैं। तो अगर मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, और मुझे इतना पता था कि जो प्योर सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट है, जो तेज लोग हैं, वो सिविल सर्विस को प्रायोरिटी देंगे, वो इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। वो दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे मतलब मैं उनसे एक कदम तो आगे रहूंगा, अगर मैं पूरा का पूरा 4 महीने जो मुझे मिला है वो ईपीएफओ में लगाता हूँ। तो दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि हाँ, ये करेंगे तो हो जाएगा। मतलब अगेन आपने जो है एक मेंटल लेवल अपना प्रिपेयर किया कि यार अगर राइट। मैं मेंटली साउंड हूँ और मैं इस तरीके से अपने कंपटीशन को जो है डिवाइड करके देख रहा हूँ कि मेरा रियल कंपटीशन कौन है, तो शायद मैं मोटिवेशन के साथ इस प्रिपरेशन को कर पाऊंगा। राइट। नहीं राइट। अंकित, ये बहुत बहुत अच्छा एटीट्यूड था, ट्रस्ट में बहुत अच्छा एटीट्यूड था। क्योंकि अगेन अगर हमारा मन मजबूत है ना, हमारा दिमाग मजबूत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा आइडिया लगा लिया कि भाई यूपीएससी वालों से अगर डील करना है तो इन जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं इन पे मेरी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट। अंकित, आप जो है मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, बीए पॉलिटिकल साइंस था, तो जो अकाउंटेंसी है, आईआर एंड लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, इनके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? क्योंकि अगेन देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन कंपोनेंट्स को पहली बार पढ़ेंगे, कभी पहले पढ़ा ही नहीं है। तो जब आप अपने जो है फरवरी 2023 के पीरियड को याद करते हैं, तो आप कैसे इन एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे थे, कैसे इन कंपोनेंट्स को अप्रोच कर रहे थे? मेरे लिए क्या था कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं, मुझे पता है, और मुझे वो 4 महीने को ही यूटिलाइज करना है, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता था, मुझे पता था कि सिलेबस ह्यूमंगस है। एक तो बिल्कुल यूपीएससी का प्रीलिम्स वाला जो है जीएस का पेपर है, और ये पेपर है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम किसी भी सेक्शन पे लगा नहीं सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसको मतलब सेग्रीगेट किया टॉपिक वाइज। और मैंने ये देखा कि किस टॉपिक से किस टाइप के कहाँ से क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं। और मैंने वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आइडिया लिया, फिर जो आपका कोर्स जो मैंने लिया था उसमें जो भी बेसिक लेक्चर्स थे, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने नहीं देखे हैं। और मैंने सिर्फ स्पेशल जितने सेक्शन है, मतलब यूपीएससी के अलावे जो पूछते मैंने उसके ही देखे थे। और जैसे अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स का मैंने आपके चैनल से आई थिंक 30% ही देखा होगा, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो। क्योंकि मुझे लगा कि इतना बेस बनाने के लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा देखूंगा तो मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। और जो जो गैप्स मुझे लगे, वो गैप्स मैंने यूट्यूब से या फिर गूगल में सर्च करके, या चैट जीपीटी, इवन चैट जीपीटी का मैंने यूज किया तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उससे मैंने काफी कुछ किया। जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में सिंपल वो लोग गैप पूछते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिल्कुल। है, और प्रिंसिपल ऑफ फीडर्स वगैरह है, तो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर वेरियस टाइप का अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा कि ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि कुछ टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना है और वो आसान भी है, तो मैं उस पर फोकस करूँ। मेरा मेन फोकस था कि एक बार मैं सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि एक सेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा तो, क्योंकि फाइनली तो मुझे मार्क्स ही लाने हैं। बिल्कुल मुझे तो मेरा फोकस था मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करें। बाकी इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ वगैरह के लिए भी मैंने वो उन्हीं आपके ही सेक्शन मतलब कोर्स से ही मैंने सारे वीडियो देखे थे। और जो मतलब जो पीडीएफ्स थे प्रेजेंटेशंस के, उनको मैंने बार बार रिवाइज किया था। इवन मैंने उसके भी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मेरे मतलब वन नोट में सारे शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि मैं जल्दी जल्दी उनको रिवाइज कर सकूं। तो उस तरीके से मैंने काफी किया था। इसके बारे में हम बात और कर सकते हैं कि कैसे मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह वाइज थोड़ा सा लंबा हो सकता है इस। अंकित, प्लीज प्लीज आप बताइए। मतलब मैं तो आपको पूरा खुल के मौका दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाइडेंस चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, और बहुत लेस गाइडेंस है लोगों के पास इस पर्टिकुलर Exactly. एरिया पे। तो मुझे क्या लगता है ना, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस, और दूसरा होना चाहिए ऑफकोर्स हार्ड वर्क। पर हार्ड वर्क अलोन कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस आप कैसे ले सकते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपको उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में आगे है। तो क्योंकि हमें पर्सनलाइज गाइडेंस की जरूरत होती है, हमें नहीं पता होता हम कहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इन सिंपल, तो मुझे लगता है प्रीवियस से क्वेश्चन है गुड स्टार्ट। हमें प्रीवियस से क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए अच्छे से, और देखना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एक टाइप ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग,
तो चूंकि इन सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें उनमें से क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से हमें चीजें आगे बढ़नी चाहिए। इवन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का जो था वो ईपीएफओ का कम था, तो मैंने और भी जैसे होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, बिल्कुल। तो उनके जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो भी मैंने लिए थे, और उसको भी मैंने अच्छे से एनालाइज किया था। और फिर एमसीक्यू जो है काफी थे, एक आई थिंक इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक किताब आता है एमसीक्यू का पूरा मैंने वो भी सॉल्व किया था अच्छे से, ताकि वो क्वेश्चंस भी काफी आए। और मैंने क्या किया था कि मैंने इंडस्ट्रियल मतलब लेबर लॉ, बहुत सारे लेबर लॉज है, अब उनके बीच इतना कंफ्यूजन है कि क्या बताऊं, तो मैंने सारे लेबर लॉ में सेक्शन वाइज मैंने मतलब जो भी क्लैरिफिकेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, उसको दूर करने के लिए अलग से मेहनत की थी। मतलब मेरा स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर था कि मुझे करना क्या है एक एक स्टेप में। 4 महीने का टाइम है, तो मेरे लिए था कि 3 महीने में मेरा सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए A to Z। मतलब 3 महीने के बाद मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास पढ़ने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, और अगला 1 महीना मैं रिवाइज करूंगा अच्छे से, और जो भी गैप्स हैं, जो भी मुझे गैप्स दिख रहे हैं वो सारे गैप्स को मैं फिल करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी बहुत सारे गैप्स बच जाते हैं। तो और उन गैप्स को आप फिल करके आई थिंक एक एज ले सकते हैं बाकी लोगों के मुकाबले, तो आई गेस। बहुत बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया। एंड अंकित, आप शायद परफेक्ट एग्जांपल है जो ये शो भी कर रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद आप 4 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। राइट। बट उसके लिए जरूरी है कि भाई आप प्लानिंग बहुत अच्छी करें, और आपका प्लानिंग। जो फोकस है वो बिल्कुल भी जो है डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए, और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही स्ट्रेटेजिक मैनर में होनी चाहिए। तो अंकित, यहाँ पर मेरा अगला क्वेश्चन भी आता है कि जो लोग मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका तो फोकस ईओए पे शिफ्ट हो गया था पूरा, लेकिन राइट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी का एग्जाम भी देने वाले होंगे प्रीलिम्स, जो ईओए का एग्जाम भी देने की सोच रहे होंगे, एपीएससी का एग्जाम भी देने की सोच रहे होंगे, तो उनकी भी क्या यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या कुछ और उनको जो है डिफरेंट करना पड़ेगा? अभी स्ट्रैटेजी तो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, बेस्ड ऑन कि उनकी क्या कैपेबिलिटी। जैसे मैं वर्किंग था, मेरे पास टाइम कम था, अगर मैं और भी एक और एग्जाम ले लूँ तो शायद ये एग्जाम तो कभी नहीं निकलता, मुझे पता है। मुझे मेरे बारे में तो पता है, तो उनको उनके बारे में समझना चाहिए, उनकी क्या कैपेबिलिटीज बिल्कुल। है, वो मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम एक चीज पे पूरा फोकस अगर कर दे, तो वो 100% श्योर है कि मतलब कि वो निकल जाएगा। लेकिन अगर 2-3 चीजों पे हमारा फोकस शिफ्ट होगा, तो मतलब बंदे में टैलेंट होना चाहिए 2-3 एग्जाम को बिल्कुल। निकाल। और ऐसे लोग हैं जो निकालते हैं, बट मैं तो नहीं हूँ ऐसा। नहीं आई अंकित, आप नो बहुत अबाउट। हम्बल हैं, बहुत हम्बल हैं आप, लेकिन आप बहुत मेहनती हैं, ट्रस्ट में, आप में काबिलियत बहुत कूट कूट के भरी हुई है और मुझे पता लग रहा है। अंकित, मैं आपसे ना एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूंगा। जनरल स्टडीज कंपोनेंट आपने देखा होगा, है ना? उस कंपोनेंट में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी है, और साइंस है, और इकोनॉमिक्स है। तो जब आप ईओए को एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार जीएस बहुत वास्ट और बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। बट मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ कि यार इसका स्कोरिंग पोटेंशियल थोड़ा कम है, क्योंकि आप अगर अकाउंट्स क्यूआरई वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे आप ज़्यादा जो है क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ, रेदर देन इन जीएस। तो क्या आपको भी यही फीलिंग थी, या आप मतलब मुझसे डिसएग्री करेंगे, एग्री करेंगे? आप मुझे एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर जो है क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि बच्चों को ये डाउट काफ़ी आता है। मेरे साथ तो ऐसा था कि जनरल स्टडीज मैंने पढ़ रखा था और मैंने उसी की तैयारी ही की है, मतलब 2018 के बाद हम्म। से 2023 तक, मतलब 5 साल। तो मेरे साथ तो वैसा था नहीं कि, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हम कंपेयर करें यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर को और इसके पेपर को, तो और इस बार का पेपर टफ भी आया था, तो आई थिंक बिल्कुल। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल था, तगड़ा था। और बिल्कुल। चूंकि क्वेश्चन भले ही मतलब 60% ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन टफ आ रहे हैं और आपका कंपटीशन अगर सिविल सर्विस वाले से है, तो फिर तो दिक्कत है। बहुत बढ़िया। एंड अंकित, मैं आपसे ना ये भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपकी एक दिनचर्या क्या होती थी दिन की, क्योंकि आप जो है लगभग 8-9 घंटे जो है काम कर रहे थे, ठीक है, आपकी डेली जॉब थी। आप मुंबई जैसे शहर में जॉब कर रहे थे, है ना? वहाँ पे आपको कॉम्यूटेशन भी जो है काफ़ी करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो वगैरह में। तो अंकित, क्या एक शेड्यूल होता था डेली का अंकित का कि भाई सुबह इतने बजे उठूंगा, फिर ऐसे कवर करूंगा चीज़ों को, सुबह कौन से सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दिन में क्या करूंगा, शाम को कौन से सब्जेक्ट पढ़ूंगा, रात को कितने बजे सोऊंगा? क्योंकि आप बहुत लोगों के लिए जो है गाइडेंस का सोर्स हो, और मैं जानना चाहूंगा कि भाई आप पूरा दिन कैसे बैलेंस करते थे? मैं सही बताऊँ तो मैंने बहुत बार ट्राई किया एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का और एक रूटीन लाइफ जीने का, बट कभी रूटीन बन नहीं पाया। कभी रूटीन बनाया तो कभी फॉलो नहीं कर पाया, तो मैंने छोड़ ही दिया कि नहीं बनाना है। मेरा था कि मेरे को पढ़ना है जितना से ज्यादा हो सके, तो मैंने मतलब टाइम टेबल पे फोकस करने की जगह मैंने फोकस किया कि मुझे चाहिए क्या, डिलीवरेबल्स पे मैंने फोकस किया। तो सुबह का ऐसा होता था कि सुबह नींद नहीं खुलती थी जल्दी, तो किसी तरीके से ऑफिस पहुंच जाना है, पहला टारगेट तो यही था टाइम पे। उसके बाद ऑफिस पहुंचने के बाद जैसे बाकी लोग जो है वो मतलब कैंटीन में टाइम बिताते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो मैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या फिर मैं अगर एओ वीओ की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी एक सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैं वो पढ़ लेता था।
उसके बाद ऑफिस में मैं कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने का अपने काम, मतलब काम तो मेरे लिए सबसे प्राइमरी वर्क था। बट उसके अलावा अगर मैं टाइम निकाल पाऊँ, बाकी लोग क्या करते हैं ऑफिस में, थोड़ा बातचीत करते हैं, टाइम पास करते हैं, मैं टाइम पास नहीं करता था ऑफिस में। उसके बाद फिर मतलब मैं जहाँ पे रहता था वो मेरे ऑफिस से बस 10 मिनट की दूरी पे था, वॉकिंग डिस्टेंस पे, ताकि मेरा टाइम और एनर्जी दोनों ही बच सके। तो वहां पर भी बिल्कुल। मुझे बहुत मतलब टाइम सेव होता था। फिर वहां पे मैं बात करूँ तो मेरे जो रूममेट थे, ठीक है, वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थे, इन द सेंस कि वो मुझे कहते थे कि आप पढ़िए, आप पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं आपके लिए मैं खाना बना रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अरे पढ़िए। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे लोगों का भी सपोर्ट रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और तो मैं पढ़ता था, फिर रात के 12 बजे तक भी पढ़ता था, जितना हो सके मैं पढ़ता था। अंकित, एक तो दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे ऑन मैं एन सही एवरेज, एवरेज में, मैं सही बताऊं तो 5 से 6 घंटे डेली? डेली। एंड अंकित, एक जॉब वालों का ये सवाल जरूर होता है कि सर हम एक बार सिलेबस तो कंप्लीट कर सकते हैं, हम रिवीजन कैसे करें? मतलब सिलेबस कंप्लीट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट होता है, और हमें रिवीजन भी करनी होती है, टाइम लिमिटेड ही है हमारे पास, क्योंकि अगेन 5-6 घंटे ही एक एवरेज या फिर मैक्सिमम आप टाइम लगा लो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल निकाल पाएगा। तो रिवीजन कैसे प्लान करिए आपने अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, मतलब बिना रिवीजन के तो आप समझो कि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो इनिशियली बिल्कुल। मेरे को भी रिवीजन करना पसंद नहीं था, पर मेरे को समझ में आया कि रिवीजन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रैटेजी का। तो मैं क्या करता था कि मैंने जो भी अगर पढ़ा है, तो मैं कोशिश कोशिश करता था साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स या नोट्स बनाते चले जाऊं, कि उसको रिवाइज कर सके। तो एक बार अगर वो खत्म हो गया तो मैं उसको रिवाइज कर लेता था। फिर एट द एंड ऑफ टाइम जब मैंने बहुत सारी मतलब सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, तो मैं उसी चीज को रिवाइज करता था। तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, या फिर एक कोई डिफरेंट लेबर लॉज अगर मैंने पढ़ा है तो उनसे स्टार्ट किया, तो मैं उसी को 2-3 बार एक ही बार में रिवाइज कर लेता था, ताकि बार बार वो पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में आ जाएगा। और फिर मैं उस को का भी शॉर्ट नोट्स बना लेता था। शॉर्ट नोट्स बनाने से फायदा ये होता है कि एक बार अगर मेरे को टाइम लगा 1 घंटे रिवाइज करने में, तो अगला बार उसको करने में आधा घंटा लगेगा, फिर और टाइम कम होते चला जाएगा। तो जब हम बार बार मतलब एक ही चीज को अगर हम 10 बार रिवाइज करेंगे, तो 10वां बार जब हम रिवाइज करेंगे तो टाइम पहले के मुकाबले बिल्कुल। मतलब 1/5 भी नहीं लगता है, और क्वालिटी वही रहती है रिवीजन की, और दिमाग में एकदम बैठ जाता है। तो आई थिंक मल्टीपल रिवीजन, फास्ट रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट मतलब जितने नोट्स हम शॉर्ट 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 बनाते चले जाए, इतना ही अच्छे से हम रिवाइज कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स में भी ऐसा होता है कि मतलब आपने एक बार रिवाइज किया, आपको पता होता है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो 1-2 महीने तक तो मैं को भूलने वाला नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ चीजें होती है जो मुझे लगता है कि मैं जल्दी भूल जाऊंगा, तो वो जो चीजें बिल्कुल। हैं जो जल्दी भूल जाऊंगा, उसका मैंने नोट्स अलग से बना लिया, फिर मैंने उसको रिवाइज किया। फिर मुझे लगता है इसमें से भी कुछ कुछ चीजें हैं जो और ज्यादा मैं भूलने की जो ना संभावना ज्यादा है, तो उसकी मैंने और अलग से नोट्स बना ली। तो मल्टीपल लेयर्स में मैंने नोट्स बनाए, उसको मैं बार बार रिवाइज करता चला गया। तो जो शॉर्ट नोट्स थी उसका ज्यादा रिवीजन है, जो लॉन्ग नोट्स है उसका कम रिवीजन है। तो ऐसे पूरा एक बैलेंस हो गया कि मेरा जितना सिलेबस है मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गया। बहुत बढ़िया। अंकित, आपने बहुत परफेक्ट एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो ये बहाने मारते हैं कि भाई जॉब के साथ नोट्स बनाने बहुत मुश्किल है, हम पढ़ें या फिर नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने में हमारा और टाइम चला जाएगा। दोस्तों, नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप एग्जाम से जस्ट पहले वो बड़ी बड़ी बुक्स या फिर बड़े बड़े बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ सकते रिवीजन के लिए। और आप मैं ये फिजिकली नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि फिजिकल नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत का चीज है। तो मैं क्या करता था, जैसे आपके नोट्स है, पीडीएफ है, उसी का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था, और उसी को स्क्रीनशॉट को मैंने वन नोट में डाल देता था। कहीं से भी मैंने कुछ पढ़ लिया तो बिल्कुल। उसको स्क्रीनशॉट में मैंने डाल दिया, फिर उसी को मैं जो है डिफरेंट लेयर्स में बांटता था। तो बहुत बढ़िया। स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी नोट मेकिंग की, I guess। बहुत बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत बढ़िया। अंकित जी, इस दौरान घर वालों से कितनी बातचीत होती थी? घर वालों से तो नहीं ज्यादा बातचीत होती थी, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टेज पे होते हो तो आपका माइंड ऐसा होता है कि आपको ज्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। इवन घर वालों से भी बात करने का मन नहीं करता है। तो आई वुड से कि कभी कंप्लेंट नहीं रही मम्मी और पापा की कि बेटे कभी तो फोन कर लिया कर, अपना हालचाल बता दिया कर? आई थिंक बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इस चीज के लिए, कि मतलब घर वाले भी ज्यादा नहीं फोन करते थे, या फिर फोन भी करते थे तो 2 मिनट बात हो गई रोज, वो ही वही वही बहुत है। और कंप्लेन तो नहीं करते थे, और सपोर्ट भी काफी करते थे। घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर नहीं करते थे, कि मतलब मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, कि मैं अगर फोकस कर रहा हूँ पढ़ाई में तो पूरी तरह से फोकस करूँ। बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत बढ़िया। एक्चुअली लोग को मैं यही बताना चाहूंगा कि देखो, ये जो एग्जाम होता है ना, ये तैयारी तो एक ही बच्चा कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे इमोशंस बहुत लोगों के जुड़े होते हैं।
तो उन सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा भी करते हैं जिन्होंने अंकित जी की जो सक्सेस में हाथ बटाया है, ठीक है, कोई ना कोई योगदान दिया है। अंकित जी, आगे बढ़ते हैं। आपने जब रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप बैठे, आपने एग्जाम दिया, तो आपको पेपर देने के बाद फीलिंग आ गई थी कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट में? मैं आपको रियलिटी बताऊं तो यूपीएससी का ये दोनों पेपर मैंने दिया था, एओईओ का और एपीएफसी का। एओईओ का पेपर इतना टफ था, इतना लेंदी था और टाइम भी कम था, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 120 क्वेश्चंस बिल्कुल। होते हैं, टाइम 2 घंटा ही रहता है। और पेपर इतना लेंदी था, लास्ट में मेरे छूट रहे थे पेपर। मैं क्या करता हूँ कि लेयर्स में देता हूँ कि एक बार मैं कंप्लीट करूंगा, फिर जो टफ क्वेश्चन है वो बाद में दे दूंगा। हम्म। तो मैं देख रहा था टाइम कम पड़ रहा था, तो मुझे अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देनी पड़ी। और मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो टफ पेपर होता है उसमें मेरे कंपेरेटिवली ज्यादा मार्क्स आते हैं एज कम्पेयर टू आसान पेपर। नहीं, तो अच्छी बात है, अच्छी तो बात है। एपीएफसी का पेपर काफी आसान था कंपेरेटिवली, और उसमें वो मेरा ज्यादा अच्छा चला गया था। और ये एओईओ का पेपर नहीं अच्छा गया था, मुझे लग रहा था कि एपीएफसी हो जाएगा, एओईओ नहीं हो जाएगा। तो थोड़ा था ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बड़ा एग्जाम निकलेगा, छोटा एग्जाम नहीं निकलेगा, पर हुआ उल्टा। तो एपीएफसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ईओ में आपका सिलेक्शन हो गया। राइट। तो जब रोल नंबर देखा तो बड़ी खुशी हुई होगी। हाँ, खुशी तो हुई थी। पहले आईपीएफसी में देखा तो वो नहीं हुआ था, फिर एओयू में देखा तो हुआ कि चलो कुछ तो हुआ। बहुत बढ़िया। अंकित जी, ऐसा भी लगा होगा कि यार चलो पहली बार अब मैं यूपीएससी के धौलपुर हाउस में इंटरव्यू देने जाऊंगा, जो कि मेरा काफी पुराना सपना था। लग तो रहा था कि चलो फाइनली एक इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और थोड़ा डर भी लग रहा था कि डायरेक्ट इंटरव्यू ही देना है, अब तो कैसे होगी प्रिपरेशन, टाइम कम है, क्योंकि 2023 का मुझे लग रहा था कि अक्टूबर या नवंबर में ले लेंगे एग्जाम। तो वो था। अंकित, जो इस एग्जाम का नेचर है कि प्रीलिम्स के बाद, रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद सीधा इंटरव्यू, तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है जो कि यूपीएससी के मेंस में बार बार अटक रहे होते हैं, जिनको मेंस परेशान कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा मैं इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे लिए तो था ही, क्योंकि मेरे लिए मेरा मेंस ही खराब था। मैं यहाँ पर ईपीएफओ के एक रीजनल कमिश्नर से मिलने गया था। तो वो बोल रहे थे कि वो भी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया था, यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, निकल गया था, मेंस नहीं निकला, उनको पता चला आई एम नॉट फिट फॉर मेंस, मेरे से नहीं होगा। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर 2017 का फॉर्म आया था, तो उन्होंने देखा पैटर्न सिंपल है, पहला रिक्रूटमेंट टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू, और सीधा आप लेवल 10 असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हो। तो उन्होंने वो दिया था और उनका निकल गया था। तो आई थिंक जिनको मेंस से डर लगता है या उनको लगता है कि मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उनके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी आई वुड से। अंकित, मैं ऐसे 100+ एपीएफसी और ईओ ऑफिसर से बात कर चुका हूँ जिनका यही सिचुएशन है। मतलब स्टेट पीसीएस का कोई भी प्रीलिम्स दिलवा दो पक्का निकलेगा ही निकलेगा, यूपीएससी का प्रीलिम्स दिलवा दो पक्का निकलेगा ही निकलेगा, मेंस कुछ भी दिलवा दो नहीं निकलेगा। तो उनके लिए तो ये एग्जाम बहुत बून बन के आता है। बहुत बढ़िया। अंकित जी, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब पैनलिस्ट, कौन सा पैनल आपको मिला और क्या सवाल पूछे गए? और उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने रेडी किया खुद को जो है फॉर द इंटरव्यू राउंड। ये तो सबसे मुश्किल काम था, खुद को रेडी करना इंटरव्यू के लिए, लिटरली बहुत ज्यादा मुश्किल था, वॉज वेरी नर्वस कि जिंदगी में पहली बार मतलब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, और वो सीधा यूपीएससी के सामने, मतलब मैंने इससे पहले आज तक कभी किसी के सामने इंटरव्यू नहीं दिया है। तो इट वॉज वेरी वेरी मतलब बहुत नर्वस वाली चीजें थी। तो मेरे लिए था कि मुझे इंटरव्यू देना है, तो मॉक इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर कुछ करता था कि कैसे, मतलब ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना हो गया, क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, आंसर्स कैसे देने हैं, ब्लफ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मतलब कैसे सॉरी बोलना, मतलब हर छोटी से छोटी चीजों का कैसे ध्यान रखना, वो सब तो मैं करता चला गया इंटरव्यू तक। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या हुआ था। मैं मॉक इंटरव्यू मैंने काफी दिए थे लास्ट में, और तो मेरा क्या ना, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा था, मैं बहुत नर्वस था। और नर्वस के कारण क्या है, मुझे जो आता था ना वो मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरा नॉलेज जो है सामने रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट मैंने मॉक इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने भी बोला कि तुम्हारे अंदर नॉलेज तो है, बट तुम वो बता नहीं पा रहे हो, तुम्हें किस चीज के लिए नर्वसनेस होगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस नर्वसनेस को कैसे खत्म करे। 2 दिन ही बचे थे, और मैं अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बदल नहीं सकता था, पर मैं हार भी नहीं मान सकता था कि मैं ऐसे बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, तो मेरे साथ क्या था कि मैं जब इंटरव्यू के लिए बैठता था तो मैं खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप करता था कि पूरे कॉन्फिडेंस से जाना है, अच्छे से बात करना है, और हो उल्टा जाता था कि मैं पूरा नर्वस हो जाता हूँ, और जो है मेरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, उल्टा किया जाए। मैं सोचता हूँ कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, वो मुझे फेल कर देंगे, वो मुझे नंबर नहीं देंगे, ठीक है वो, तो मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। पहले ही एक्नॉलेज कर लेता हूँ कि मेरा खराब ही जाने वाला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है जैसा भी जाए, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, आई एम ओके विथ इट। और मैंने ये चीज बहुत बार सोची, अलग अलग तरीके से सोची, अलग अलग लेवल पे जाके सोची। मैंने एक काम ये किया
दूसरा ये था कि मेरे अंदर नॉलेज है पर मैं बोल नहीं पाता था। तो मुझे लगता था कि मुझे प्रिपेयर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस के लिए या किसी भी टॉपिक पे लेके। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को यूज किया। चैट जीपीटी का मेरे पास उस समय पेड मेंबरशिप था, मैंने लिए सब्सक्राइब किया था। मेरा पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन में बोलूँ कि मैक्सिमम मैंने चैट जीपीटी की मदद से ही वो आंसर्स वगैरह प्रिपेयर कराए हैं। तो मैं उसमें क्या करता था, मैं चैटजीपीटी को बोलता था देखो मैं ईपीएफओ इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स है, तुम मुझसे टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में पूछते चले जाओ और मैं जवाब दूंगा। और तुम मुझे ये मत बताना कि मेरी क्या गलतियां हैं, कमियां हैं। ठीक है, मैं वो सब सुधार तो पाऊंगा नहीं। तुम बस मुझे कॉम्प्लीमेंट करना कि हाँ तुमने अच्छा किया, अच्छा बोला, ये अच्छा था, वो अच्छा था, ताकि मैं बिना डरे या बिना ये सोचे हुए कि अगला मुझे जज करेगा मैं बोल पाऊँ। तो मैंने उससे रिलेटेड मैंने 3-4 घंटे बहुत प्रैक्टिस की। और एक फ्रेंड भी था जो जिसके साथ मैंने वो किया, उसने मैंने उसको बोला था मुझे बहुत ज्यादा ग्रिल करने के लिए, क्योंकि वो होता है ना कि हम अनएक्सपेक्टेड अगर क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं कि चाहे कैसा भी पूछे तो कोई नर्वसनेस नहीं होती है। और वो हुआ भी। और मैं बताऊं कि हुआ क्या था कि इंटरव्यू के दिन का मैं बता रहा हूँ वो कैसा था। इंटरव्यू का दिन, मैं इंटरव्यू के दिन गया था। मैंने एक वहां पे मतलब कैंडिडेट से दोस्ती की, हमारा 3 लोगों का ग्रुप बना। हम मजे कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आप जितने मजे करोगे वो इतना अच्छा जाने की संभावना है। तो तो सब लोग टेबल में बैठे हुए थे, सीरियस फेस था, सबके चेहरे में 12 बजे हुए थे। हम लोग 3 लोग रिफ्रेशमेंट एरिया पे खड़े होके खूब मजे कर रहे हैं। जब मेरे को बुलाया गया तो मुझे क्या है कि वो जो रूम होता है जहाँ पे इंटरव्यू चलती है उसके बाहर में एक चेयर लगा के, तो मैं वहां पे बैठा हुआ था। मुझे 15 से 20 मिनट वहां पे बैठाया गया था। और मैं सुन भी सकता था कि कुछ कुछ बातें अंदर चल रही है, बट क्लियर नहीं था वो। तो मैं उस समय यही सोच रहा था कि क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे, मेरे को फेल कर देंगे, नंबर नहीं देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर दे। मैं तो चाहता ही हूँ कि वो मुझे फेल कर दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज के। तो उस चीज को बार बार रिपीट करके आई वॉज वेरी चिल। जब मुझे वहां बुलाया गया तो मैं भी बहुत चिल था, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है कि क्या चल रहा है। जो मुझे आता था मैंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। आई थिंक कि मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है कि उनको मेरे फेस में खुशी दिखी, ये दिखे कि ये बंदा खुश है, इसको ये इंटरव्यू दे रहा है, इसको मतलब ये नहीं लग रहा है बाकी के मुकाबले जो फेस में होता है ना नर्वसनेस होता है, मुझे लगता है वो नहीं दिखा मेरे फेस में। और वो वन ऑफ द रीजन है कि जो है नंबर मेरे मुझे लगता है कि ज्यादा दिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं बताऊं तो मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हूँ, मेरे पास ईडब्ल्यूएस की है। लेकिन फिर भी मेरा जो सिलेक्शन, मुझे लग रहा था 350 रैंक देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू है उसमें मुझे ज्यादा नंबर मिले होंगे, जिसके कारण मेरा रैंक जो है काफी अच्छा हुआ। बहुत बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और मैं सच में ऐसा मन कर रहा था कि आप रुके ही ना बोलते हुए। तो अंकित जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में, किस फील्ड से क्वेश्चन पूछे गए, और आप मतलब आप कहीं आपको लगा कि यार ये इंटरव्यू अनएक्सपेक्टेड जा रहा है? मेरे इंटरव्यू में एक दो अच्छी चीज हुई कि जो मेरा इंटरव्यू का स्टार्टिंग था और मेरे इंटरव्यू का जो एंड पार्ट था वो दोनों ही अच्छा था, बीच का पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो मेरा इंटरव्यू की स्टार्ट हुई ऐसे कि जो चेयरमैन मैम थी, हाँ, मुझे नहीं पता कि वो बोर्ड कौन सा था, मैंने पता करने का कोशिश किया बट आई डोंट। तो जो जो इंटरव्यू की स्टार्ट हुई थी, उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि मैं देख पा रही हूँ कि तुम लेवल 4 से लेवल 8 पे पहुंच जाओगे, ये तो ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई कारण है तुम्हारे पास कि तुम ईपीएफओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो मैंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था इसके लिए कि मैंने उनको ये कहा था कि ईपीएफओ में अगर मैं काम करूंगा तो मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, जो वनरेबल लोग हैं। और और जब वो क्लेम करने आते हैं तो वो अपने मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस में उनको पैसा चाहिए, और जब मैं उनकी क्लेम को फास्टली जो है वो प्रोसेस कर दूंगा तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। और मैंने बताया कि बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं जो रजिस्टर नहीं करते हैं, जो इवेड करते हैं रजिस्ट्रेशन को, अंडर रिपोर्ट करते हैं अपनी वर्कफोर्स को। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर तो हमारा जो एज एनफोर्समेंट ऑफिसर हमारा काम होता है कंप्लायंस इंश्योर करना। तो ऐसे केसेस में हम एम्प्लॉयर को अगर आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रजिस्टर करेंगे और इन ऐसे लोगों को हम अगर बेनिफिट पहुंचाएंगे तो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो अनपैरेलल है किसी भी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। और दूसरा जो मैंने कारण बताया कि ये डबल प्रोफाइल जॉब है, तो कुछ साल अकाउंट्स ऑफिसर ऑफिस में बैठना है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर फील्ड में जाना है, तो काफी जॉब इंटरेस्टिंग होगा। तो एक फॉलोअप क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा मेरे से कि चलो मान लो कि आपको हम अकाउंट्स ऑफिसर बना देते हैं पर आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनाया ही नहीं जाता है, तो आप क्या करोगे?
तो मैं बोला कि मैं तो खुश ही रहूंगा, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी जो करता हूँ इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मुझे तो मजा आएगा। आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। तो जो चेयरमैन मैडम थी वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई लग रही थी मेरे आंसर से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्टिक आंसर नहीं दे रहा था कि मैं देश बदल दूंगा या फिर यू नो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम दूंगा। मैं बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ऑन द ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा था। और तो आई थिंक दिस बहुत इज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित जी, जब आपने, अब 2 जनवरी की हम बात कर लेते हैं, हम 2 जनवरी का जो है दिन याद करिएगा जहाँ पे शाम को रिजल्ट आता है। तो अंकित जी को जब पता लगा कि पहले तो कैसे पता लगा कि रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट में अपना नाम सर्च करते टाइम क्या फीलिंग थी अंकित जी, मैं वो मोमेंट आपसे जो है दोबारा से सुनना चाहूंगा। तो टेलीग्राम में दिखता है कि रिजल्ट आ गया है मोबाइल में। ठीक है, तो वो डाउनलोड हो रहा था, मैं सोचा कि मैं लैपटॉप में जाके खोल के देखता हूँ, मैं यूपीएससी के साइट में जाके देखूंगा, मेरे को टेलीग्राम वाला नहीं चाहिए। मैं यूपीएससी के साइट में जाके मैंने वहां से रिजल्ट खोला। अब वो पीडीएफ सर्चेबल था नहीं, तो मैं पहले नंबर से देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, नाम आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, मेरा रैंक तो 350 तक होगा, तो शायद ईडब्ल्यूएस में कहीं होगा पीछे। देख रहा फिर 127 पे आके मेरा नजर टिक गया कि अंकित कुमार। फिर मैंने रैंक रोल नंबर चेक किया, फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि चलो इतनी अच्छी रैंक आ गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। आज वेरी हैप्पी। तो फिर मैंने घर में फोन किया, मैंने पापा को बताया, मैंने दीदी को बताया, मेरे जीजा जी को बताया, मैंने काफी लोगों को बताया। दे आर वेरी 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 हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश थे। अंकित जी, पिताजी के कुछ शब्द आप जो है मेंशन करना चाहें, आपने फोन किया और बोला कि पापा मैं लेवल 8 ईओ ऑफिसर बन गया हूँ। और मेरे पापा ने यही बोला कि बहुत अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित जी, एक दुख भी होगा कि माता जी नहीं थी इस रिजल्ट को सुनने के लिए। हाँ, वो चीज था। वो तो मेरी मम्मी को भी मैं ये चाहता था कि ये हो सके, और ये चीजें हैं। पर वो और जहां भी होंगी वो आपको बहुत मतलब खुश देखना चाहती हैं, और उनको बहुत खुशी हुई होगी कि उनका बेटा जो है, जो पिछले 2 साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, वो सफल हुआ। अंकित जी, ये जो 2 साल की जर्नी थी, आप इसको कैसे देखते हैं रिजल्ट वाले दिन से कंपेयर करके? मतलब रिजल्ट आ गया, मतलब सब कुछ सही हो गया, लेकिन उस दिन को आप मतलब अगर समराइज करना चाहें अपने 2 साल की जर्नी में, तो कैसे आप मेंशन करना चाहेंगे? 2 साल की जर्नी ऐसी थी कि मतलब जुलाई में उन्होंने पेपर ले लिया, उसके बाद इंटरव्यू का कोई ठिकाना नहीं है दूर दूर तक। हमें लग रहा है अब इंटरव्यू होगा, अब होगा। तो इस दौरान कितनी सारी मतलब ये होती, मैंने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए कि इतना नंबर आ जाएगा तो इतना सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए इतना नंबर चाहिए होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। एक सो मेनी चीजें थी। बट फिर ये भी लगता था, मतलब ये भी था कि अगर बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, एक ऑफिसर का टैग लग जाएगा, यूपीएससी का टैग लग जाएगा, वो चीजें। फिर लगता था कि फिर डर लगता था अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं ये भी सोचता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैंने इसके लिए मुझे जब इंटरव्यू की तैयारी नहीं थी, मतलब इंटरव्यू का कोई पता नहीं था, तो मैंने दूसरे एग्जाम पे भी फोकस किया। एक एम्स का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट था, वो भी मैंने क्लियर किया था, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो 2 लाख का बॉन्ड वो मांग रहे थे। फिर मैंने एसएससी सीजीएल की भी मैंने तैयारी की। मैंने लाइफ में पहली बार सीजीएल की तैयारी की, क्योंकि इससे पहले मैंने सीजीएल का की तैयारी, मतलब लास्ट मैंने सीएचएसएल एसएससी भरा था 2016 में। तो उसकी भी मैंने की तैयारी, 2 महीने मैंने पढ़ा, और वो मेरा टायर 1 निकला भी। अभी है भी एग्जाम जो मैं देने नहीं जाऊंगा, मुझे पता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें थी। बट जब इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आ गया तब मैंने सब छोड़ दिया कि चलो अब इसी पे पूरा फोकस करना। बाकी मैंने पहले नोट्स वगैरह सारी चीजें बनाई थी, तो वो थोड़ा सा मेरे को हेल्प किया था। बहुत बहुत मेहनत करी अंकित जी, वो मेहनत मेहनत रंग लाई आपकी फाइनली। अंकित जी, हम्म। इस पूरी जर्नी में एडुटैप को आप जो है किस तरीके से अपना सहायक मानते हैं? अगर हमने कहीं आपकी हेल्प करी, आप मेंशन करना चाहें। मैं बताऊं कि एजुटेक की मुझे एक जो सबसे अच्छी बात क्या लगी कि मुझे जब मैंने कोर्स लिया, तो मैंने कुछ कुछ चीजें देखी जो ना अपडेटेड नहीं है, जो पुराना है। तो मैंने सोचा कि एजुटेक को बताया जाए। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मन किया कि मुझे कॉल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर रिस्पांस कुछ नहीं मिलता है, पर मैंने फिर भी कॉल किया। और सबसे बड़ी मुझे अच्छी चीज ये लगी कि आप लोगों ने मुझे सीधा जो कोर्स कंटेंट क्रिएटर है उससे बात कराया, और मैंने उससे बात की, उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, ये चीजें अपडेट होनी चाहिए। और फिर मैंने देखा कि वो चीजें अपडेट भी हो गई। तो तो मुझे ये जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं अगर कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट नो डाउट अच्छा है। कंटेंट मतलब रिलायबल है, हम रिलाई कर सकते हैं उस कंटेंट से। मैंने उसी कंटेंट से, आज भी मेरे पास वो कंटेंट पड़ा हुआ है। और अगर एपीएफसी की तैयारी में करूंगा, अगर आता है फॉर्म तो मैं और कोई कोर्स वगैरह नहीं लेना जा रहा हूँ। मैंने जो नोट्स वोट्स बनाए हैं मैं उसी से रिवाइज करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द नोट्स जो है मेरे, वो एजुटेप के पीडीएफ से ही स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब मैं आपसे बस लास्ट में यही जानना चाहूंगा कि आप कोई एडवाइस देना चाहें उन फ्यूचर एस्पिरेंट को जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन एग्जाम्स से जूझ रहे हैं, इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या एडवाइस रहेगी उस अंकित कुमार की जो कि इस जर्नी को जी के बहुत मेहनत करके अब ईए ऑफिसर बन गया है? मैं तो ये कहूंगा कि आइडियलिस्टिक नहीं बनना चाहिए इंसान को। मैं बहुत आइडियलिस्टिक था। आइडियलिज्म से कुछ नहीं होता है। वी शुड बी मोर प्रैक्टिकल एंड वी शुड बी मोर ऑनेस्ट। मतलब अच्छा भी होना है और प्रैक्टिकल भी होना है। तो जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, वो तो अच्छा कर रहे हैं, बट इनको ये भी समझना चाहिए, उनको अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं, क्या हम सही में इस एग्जाम को क्लियर करने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, लैक है या गैप है, या फिर मुझे पहले एक अच्छी पोजीशंस को ले लेना चाहिए, पहले मुझे एक बेस बना लेना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट्स तो आपके पास ऐसे भी रहेंगे। मेरे पास अभी भी 4 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब जो 4 अटेम्प्ट है वो मैं अब सिविल सर्विस की तैयारी करूँ। तो मेरे लिए ना विन विन सिचुएशन है। तो राइट। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज है कि हमें स्ट्रैटेजी बनाने पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। गाइडेंस के लिए फोकस करना, गाइडेंस कहीं से भी मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स गाइडेंस का उन लोगों से है जो जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, या फिर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो या फिर या जो आगे हैं हमसे। गाइडेंस पैरामाउंट है। और मुझे ना एक कोट है अब्राहम लिंकन की कि इफ यू गिव 6 hours, if you give me 6 hours to chop a tree, I will put 4 hours to sharpen the axe। राइट। तो राइट। वो है कि आपको स्ट्रेटेजी बनाने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, गाइडेंस पे बहुत ज्यादा फोकस। आपका ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी वेरी प्लान। प्लान मैं नहीं कहूंगा लाइक कि टेबल आपने बना दिया कितने घंटे अलॉट करने हैं, वो कोई प्लान नहीं होता है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बट यू शुड नो कि करना कैसे है। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करना है तो एनालाइज कैसे करना है, उससे सीखना क्या है, पढ़ना क्या है। मतलब आप अगर एक कोचिंग, मतलब अगर आप कोई कोर्स को देख रहे हैं, तो कोर्स आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आपको कोर्स नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स में कौन से वीडियो को मुझे देखना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मतलब यू शुड बी द, आई थिंक, मतलब आप होने चाहिए कि आप सब कुछ डिसाइड कर रहे हो। कंट्रोल आपके पास होना चाहिए आपके सब। पास होनी चाहिए, बहुत राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सो मोटिवेशन मच मिली। सर। एंड मैं आशा करता हूँ कि भाई आप रुके ना, और मैं आपको सिविल सर्विस एग्जाम भी क्वालिफाई होते हुए देखना चाहता हूँ और एपीएससी एग्जाम भी क्वालिफाई होते हुए देखना चाहता हूँ। अंकित जी, टच में रहिएगा, ठीक है? बिल्कुल। और अगर इस मौका मिला तो हम आपसे मिलेंगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सो मच।